हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पे हम हर क्वेश्चन के आंसर टिक करके लाए हुए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, और अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो आप वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलते हैं। तो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम यहाँ पे प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने इन्हें इनकी रचना भारत भारती के लिए इन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और भारत भारती, इसके अलावा साकेत भी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस जो आपका दोहे में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा, इस दोहे में आपका कौन सा अलंकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार है। यमक अलंकार को पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपका मन का दो आपका शब्द दिया गया है और दोनों का अर्थ आपका अलग अलग है। ठीक है, एक मनका से क्या हो जाएगा? एक मनका से हो जाएगा माला और दूसरे मनका से हो जाएगा मोती। तो याद रखिएगा, मनका यहाँ पे दो बार दिया गया, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार होगा। ठीक है, यमक अलंकार की यहाँ पे हम परिभाषा भी लिखी है, आपको देख लीजिएगा। जैसे कि आपका जब एक शब्द प्रयोग दो बार होता है, ठीक, जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया आपका कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खावे बोराय या पावे बोराय। इसमें कनक कनक दो बार दिया गया, दोनों का अर्थ आपका अलग अलग है। एक कनक से होता है सोना, दूसरे कनक से होता है आपका धतूरा। ठीक है, तो इसलिए आपका यमक अलंकार होगा। ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आया। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार की, आप सभी जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक ही आपका तरीका है। यहाँ पे आपका जन जानू मन मानो ज्यो मानू मानो मनहू, ये निश्चय शब्द आदि शब्द आते हैं ना, तो इससे आपको पहचान सकते हैं, यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पितु प्यास सलोने गात, ठीक है, इसमें आपका क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे बात करें रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार में क्या होता है? जब दो या वस्तुओं में इतनी समानता को ही अंतर करना मुश्किल हो जाए, रूपक आम है। ठीक है, इस प्रकार का होता है ना, जैसे कि किसी भी वस्तु को समानता इसमें प्रकट नहीं होती, उसमें अंतर नहीं देख पाते आप, तो वहाँ पे आपकी रूपक अलंकार होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे उपमा अलंकार की। तो यहाँ पे उपमा अलंकार आपका दिया गया। उपमा अलंकार में होता है जहाँ पंक्ति में सदैव सासी से सरसी जैसे ते समान शब्द जैसे शब्द आते हैं, वहाँ पे आपका जैसे नील कमल सुंदर नयन, इसमें आपका उपमा अलंकार, जिसमें आपका, ठीक है, यह आपका उपमा अलंकार है। यह सभी आपकी परिभाषाएं, आप लोग इसे याद रखेंगे तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है? तो कुंडलिया में दोस्तों प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलिया की बात करें दोस्तों, तो कुंडलिया आपका किससे बना होता है? कुंडलिया की बात की जाए तो कुंडलिया आपका दोहा प्लस रोला से बना होता है। दोहा प्लस रोला से बना होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, दोहा और रोला के क्रम को मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। दोहा में 2 चरण और रोला में आपके 4 चरण होते हैं, तो इन्हीं को मिला के आपका कुंडलिया 6 चरण बनते हैं। ठीक है, आपका 6 चरणों वाला कुंडलिया होता है, याद रखिएगा। यह आपके दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे दोहा की। तो दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, और इसको आपको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आपका जिस भी प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, प्रथम और तीसरे में। ठीक है, और चतुर्थ और जो आपका द्वितीय और चतुर्थ है, उसमें आपका 11 मात्राएं होती, तो आपका दोहा होगा। जैसे आपका 13-11-13-11। ठीक है, यह आपका दोहा आपका अर्ध समात्रिक छंद होता है, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे सोरठा की, तो सोरठा जो है यह दोहा के ठीक विपरीत होता है। ठीक है, इसमें आपकी जिसमें दोहा में क्या था 13-11 और सोरठा में आपका 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे रोला की, तो रोला आपका सममात्रिक आपका उदाहरण है।
सममात्रिक संध का, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 और आपके सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। तो दोस्तों मिथ्या जो आपका आडंबर होता है, मिथ्या आडंबर में इसके किस लोककृति का प्रयोग हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छटांग, चून, चौबोरे और रसोई। इसका अर्थ आपका दिया गया है, ये लोकोक्ति का अर्थ होगा। ठीक है, मिथ्या आडंबर का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है यहाँ पे कूलन में, केली में, ठीक है, कूलन में, केली में, कछारन में, गुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकत हैं, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आप सभी को पता है जहाँ पे एक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया मधुर, मधुर, मुस्कान, मनोहर, मनुज, वेश का उजियाला। तो यहाँ पे आपका म की जो आवृत्ति है वह कई बार हुई है, जिससे कि आपका यहाँ पे कूलन, केली, कछारन, इसमें आपका क का आवृत्ति कई बार हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और इसका उदाहरण होता है, जैसे कि आपका चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभजल थल में। तो च का वर्णन कई बार किया गया, यह भी आपका अनुप्रास का उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे जीत क्या सोच रहा है, जीत क्या लिख रहा है, जीत क्या कर रहा है, जीत क्या जा रहा है, यहाँ पे यह अशुद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कपड़ा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदक। उदक जो होता है दोस्तों, यह कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि यह पानी का पर्यायवाची होता है। यह सारे आपके किसके हैं, कपड़े के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे हम कुछ कपड़े के पर्यायवाची भी दिए गए, जैसे आपका चीर हो गया, वस्त्र हो गया, वसन हो गया, पोशाक, अंबर, चैल, पट, दुकुल, यह आपका कपड़ा का पर्यायवाची है। उदक की बात करें तो नीर, पानी, तोय, सलील, अम्बु, अमृत, यह आपके उदक का पर्यायवाची यानी नीर का पर्यायवाची आपका है पानी का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है तद्भव। ठीक है, तद्भव शब्द चबूतरा का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो जो आपका तद्भव शब्द चबूतरा है ना, चबूतरा का तत्सम शब्द इसमें आपका त्वचाल होगा। ठीक है, चतवाल, चतवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे प्र उपसर्ग जो है ना, इसमें आपका शब्द है प्रख्यात में, प्रख्यात, ख्यात में आपका प्र जुड़ गया तो प्रख्यात बन गया। तो इसमें आपका उपसर्ग प्र कहाँ पे दिख रहा है, आपके प्रख्यात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रथम शब्द कौन से थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया था। तो रामानंद, रामानंद थे जो संत, उन्होंने अपने सिद्धांतों में हिंदी का प्रयोग पहली बार किया था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें रामानंद किसके गुरु थे, तो वह कबीर दास के गुरु थे दोस्तों, रामानंद, याद रखिएगा। और रामानंद शिष्य किसके थे, तो रामानुजन के 4 शिष्य रामानंद थे, और रामानंद के शिष्य तो कौन थे, कबीर थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है। तो इंद्र का अखाड़े का मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है मौज की जगह। इंद्र का अखाड़े का मतलब होता है दोस्तों जो आपका, जहां पे आपके किसी सजी हुई सभा में खूब नाच रंग जमाना। ठीक है, तो यह आपका इंद्र का अखाड़ा कहा जाता है, और यह आपके मौज की जगह माना जाता है। मौज की जगह होना आपका इंद्र का अखाड़ा होता है। उस मुहावरे का अर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है निम्नलिखित विकल्पों में से नक्षत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो नक्षत्र का पर्यायवाची शब्द है आपका तारक। ठीक है, तारक आपका नक्षत्र का पर्यायवाची है। इसके अलावा अगर हम बात करें नक्षत्र के और कौन कौन से होते हैं, तारक, सितारा, उड्डू, सृष, या आपके नक्षत्र का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसी लागे हम पूछ लेते हैं मल्लाह का। तो मल्लाह का पर्यायवाची क्या होगा। आप सभी जानते हैं मल्लाह क्या होते हैं, जो आपके नाव के आपके नदी में जो होते हैं नाव चलाते हैं, वह उन्हें मल्लाह कहा जाता है। तो उनका जो पर्यायवाची शब्द है वह है केवट। ठीक है, केवट और मांझी, खवैया, नाविक। केवट, मांझी, खवैया, नाविक, यह आपका मल्लाह का पर्यायवाची होगा। लवड़ की बात करें तो लवड़ का पर्यायवाची क्या होगा, लवड़ का आपका नमक होगा।
राम रस होगा, इसके बाद लोन होगा, नून होगा, यह सभी आपका लवण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से ओजस्वी का विरुद्धार्थी शब्द है। तो ओजस्वी का मतलब क्या होता है? ओजस्वी का मतलब होता है बहादुर, तेजस्वी यानी शक्तिशाली, ओजस्वी का अर्थ है। तो इसका जो विरुद्धार्थी शब्द है वह है निस्तेज। निस्तेज मतलब आपका सुस्ती, आलसी या फिर आपका तेज विहीन। ठीक है, तेजहीन आपका होता है। तो यह आपका इसका ओजस्वी का विरुद्धार्थी शब्द आपका निस्तेज होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पे ऐतिहासिक का हो जाएगा, ऐतिहासिक का विलोम होगा पारलौकिक, और क्रम का शब्द का विलोम हो जाएगा प्रतिक्रम और व्यतिक्रम। इसके अलावा आपका एकत्र का विलोम हो जाएगा विकीर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जिस समास में दोनों पदों में, ठीक है, जिस समास में दोनों पदों में मेल से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध का होता है, वह किस प्रकार का समास होता है? तो आप सभी जानते हैं, जिस भी आपके दोनों पदों को मिलाने पे किसी तीसरे का अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे कि आप वह होता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपको बता दें एक उदाहरण आपको, जैसे होता है आपका दशानन। ठीक है, 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला अर्थात दशानन, यह एक विशेष अर्थ निकल रहा है, रावण होगा। ठीक है, उसका अर्थ क्या होगा? 10 मुखों वाला यानी दशानन। यहाँ पे दशानन यानी आपका यह विशेष अर्थ निकल रहा है, यानी अर्थात रावण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, तो यह आपके एक विशेष अर्थ दे रहे हैं, तो यह आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे हम अव्ययी भाव समास में, जैसे आपके व्यथा, यथा, प्रति आगे आगे लगा हुआ जो शब्द है आपका अव्ययी भाव समास में आता है। ठीक है, द्विगु समास की बात करें, द्विगु समास में आपका क्या होता है? किसी संख्यावाची जो शब्द आता है वहाँ पे आपका, जैसे कि चौराहा, यह सब आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आपकी गिनती की जाती हो। ठीक है, आपकी गिनती की जाती है वहाँ पे द्विगु समास, और जहाँ पे आपका रात दिन यह सब आपके माता पिता यह सब आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? जो हमारे मुख के नासिका से आते हैं, जैसे कि नाक और मुख। ठीक है, नाक और मुख से प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वह आपके अनुनासिक शब्द होते हैं। जैसे कि आपका अनुनासिक स्वर कौन सा होता है? जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उसे आपका नासिक स्वर कहा जाता है। जैसे कि आपका ई, वहाँ पे आपका नाक और मुंह दोनों आपका सम्मिलित है, इसलिए आपका अनुनासिक शब्द होगा। अगर बात की नासिका, तो ड, अ, प, यह जो आपका पांचवा अक्षर है, क ख का जो पांचवा अक्षर होगा वह आपका नासिक तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपका यह नासिका है। ठीक है, अगर बात करें हम निरानुशासिक स्वर कौन सा है? तो इन स्वरों में आपका उच्चारण हवा सिर्फ मुंह से निकलती है, याद रखिएगा। अ, ख, आ, ई, उ, याद रखिएगा, यह आपका सिर्फ हवा के माध्यम से निकल रहा है। ठीक है, इसमें आपका नासिक का प्रयोग नहीं हो रही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा होगा? तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध जो छंद है वह है कड़वक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? बिनु सात संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सतसंगति मूर्ध मंगल मूला, तई फल सीधी सब साधन फूला। इसमें आपकी कौन सी छंद है आपको पहचानना? तो इसमें आपकी चौपाई छंद है, याद रखिएगा चौपाई छंद। अगर हम बात करें यहाँ पे चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो कुल में आपकी 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें यहाँ पे चौपाई छंद है। दोहा की बात की, दोहा आपका अर्धमात्रिक छंद होता है, जिसमें आपकी 13-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा होता है सोठा, जिसमें आपकी 13 मात्राएं होती हैं। गीतिका की बात करें, गीतिका में आपकी 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वह है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह लखनऊ से होता था आपका माधुरी पत्रिका संपादन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है,
और इसे इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे विष्णु नारायण भार्गव, जो कि आपके 1921 में इसकी संपादक की थी माधुरी पत्रिका की, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, बसों मेरे नैनों में नंदलाल किसकी आपकी पंक्ति है? आप सभी जानते हैं आपकी मीराबाई की पंक्ति है आपकी, बसों मेरे नैनों में नंदलाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रा नंद पंत को किस पुरस्कार से आपका पुरस्कारित किया गया था? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चाँद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंद पंत को। सुमित्रा नंद पंत को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, जबकि प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? सुमित्रा नंद पंत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ससुर का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा स्वसुर। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा सा होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी थी, किस नाम से कहा था? बताया था। तो वीर बपन काल किसने कहा था? आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वहीं आदिकाल पूछे तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। महावीर प्रसाद अलग थे, हजारी प्रसाद अलग थे। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? आदिकाल ही बोला था। और आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था? बीज बपन काल, यह किए थे आपके महाप्रसाद द्विवेदी। वहीं अगर बात की चरण काल किसने कहा था? तो इसे कहा था आपका किसने? तो राम कुमार वर्मा ने भी कहा था। इसके अलावा आपके जॉर्ज ग्रिशियन और राम कुमार वर्मा, यह दोनों आपके आदिकाल को चरण काल कहा था। वीरकाल की बात करें तो वीरकाल किसने कहा था? तो वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा था आदिकाल को। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद होनी चाहिए कि आदिकाल को किन रचयिताओं ने आपके जो कवि थे किन नाम से बुलाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला आपका है अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्रनाथ अश्व या आपके अंजो दीदी के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका है सिर मुड़ाते ही ओले पड़े लोकोक्ति के सही अर्थ क्या है? शुरू में ही विघ्न पड़ना। ठीक है, शुरू में ही विघ्न पड़ना या सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से असंगत विलोम युग्म है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो असंगत विलोम युग्म है वह कौन सा है? छल कपट का दोनों का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ पे असंगत, यहाँ पे विलोम है। बाकी अमृत का विष सही है, अनुराग का विराग सही है, और आपका चतुर का मूर्ख सही है। ठीक है, छल कपट का आपका सही गलत, आपका गलत है। छल का जो होगा विलोम वह होगा निष्कपट, निश्चल, और आपका जो कपट का विलोम होगा वह होगा निष्कपट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है ऐसे क्वेश्चन लाने के लिए। आप सभी जानते हैं हिंदी के काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, और वहाँ पे जो आप लोग समझ के नहीं जाते, पढ़ के नहीं जाते, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपके 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ही घाटे में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सच में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आपके सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है चिड़िया मार में कौन सा समास है? तो चिड़िया मार में आपका तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। चिड़िया को मारने वाला, ठीक है, चिड़िया को मारने वाला तत्पुरुष समास है। अगर पूछ लें यहाँ पे कौन सा आपका कि जो आपका चिड़िया को मारने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे आपका कर्म आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अगला आपका है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वीर गति आपका शब्द अशुद्ध है। बाकी आपका आलिंगन सही है, प्रार्थना सही है, गड़हड़ सही है। वीर गति जो होता है दोस्तों, यह वीर गति कैसे लिखा जाता है? आपका वीर गति होता है, तो आपका राइट नहीं है, आपका अशुद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होता है? तो रोगी जो होता है दोस्तों, यह सदैव आपका पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो आप आपका सदैव बहुवचन एक शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? तो स्वयंवर, वर माने क्या होता है दोस्तों? वर माने दूल्हा होता है। स्वयंवर किसका होता है? वर वधु का ही वो स्वयंवर होता है। तो दोस्तों स्वयं यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा। आप सभी जानते हैं किसी भी शब्द के आगे लगने वाला शब्द क्या होता है? उपसर्ग होता है, और पीछे लगने वाला शब्द क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो आपसे यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना, ठीक है, कमर कसना। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है प्रलय प्रलय का विलोम क्या होगा। तो प्रलय का विलोम होगा आपका सृष्टि, ठीक है। हास का विलोम हो जाएगा क्या, रुदन। संहार का विलोम हो जाएगा सृष्टि। शाश्वत का विलोम हो जाएगा नश्वर, ठीक है। चलिए, शाश्वत माने आपका लगातार होने वाला, नश्वर माने आपका रुका हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से तत्सम शब्द होगा, ठीक है। निम्न में से तत्सम शब्द होगा क्या, तो कुकुर। कुकुर जो शब्द है या तत्सम शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी कुत्ता, ठीक है। कुकुर का कुत्ता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है आपका तालब। आप सभी जानते हैं च छ ज झ या कैसे बोलते हैं, आपके तालू से या जीभ टकराता है, आप तालू के माध्यम से बोलते हैं च छ ज झ, ठीक है। अगर वही बात करें दंत का, तो दंत होता है आपका त थ द ध, यह आपका क्या है, दंत शब्द है, त थ द ध। ओष्ठ की बात करें प फ ब भ, आपका ओष्ठ वाला शब्द है। अगर बात करें कंठ की, तो क ख ग घ आपका कंठ शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ है, जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ है आपका भेद का पता लगाना, ठीक है, भेद का पता लगाना, जौहर खुलना। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस किस से झगड़ते रहते करते फिरेंगे, ठीक है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे रेखांकित शब्द है। तो किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, इसमें रेखांकित पद कौन सा है, आपका सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम दिया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द आपका क्या होता है, कहलाता है सर्वनाम, ठीक है। जहाँ पे आपका संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त सर्वनाम हो रहा हो, वहाँ पे आपका क्या कहलाता है, सर्वनाम। अगर बात करें जैसे कि मैं, तू, आप, वह, सो, कौन आदि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक संबंध और निजवाचक। जहाँ पे अपनत्व की बात की जाए वहाँ पे निज होगा। जहाँ से आपसे किसी बात के क्वेश्चन पूछा जाए आपका प्रश्नवाचक होगा। जहाँ पे आपके सखी संबंधी की बात की जाए वहाँ संबंधवाचक होगा, ठीक है, किसी से रिलेटेड बताया जा रहा हो, ठीक है, ठीक है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हिरण्यगर्भ आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है। हिरण्यगर्भ की बात है, इससे इसका मतलब होता है आपका सृष्टि। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सृष्टि। और बाकी ये सभी अच्युतम, चक्रपाणी, आपका गरुड़ध्वज, ये सभी आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के पर्यायवाची सारे यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि माधव, जनार्दन, विशंभर, नारायण, चक्रपाणी, गोविंद, पीताम्बर, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, गरुड़ध्वज और चतुर्भुज, ये सभी आपके क्या हैं, विष्णु के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति आपका अंधों में काना राजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिसिक। बिसिक जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। अगर बात करें बाकी और कौन सा है, सारे आपके धनुष के पर्यायवाची हैं। अगर बात करें बाढ़, सयाग, ईसु, सिलीमुख, नाराज, आसुंग, सर, यह सभी आपके क्या है, पर्यायवाची शब्द है धनुष के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है प्रत्यक्ष में संधि है। तो यहाँ पे अर्ध संधि बताया जा रहा है, आपको पता है ना, आपका जहाँ पे आपके छोटे भी आपके लगा मात्रा हो, आधा आधा कुछ भी आधा आधा लगा हो, वहाँ पे आप सभी देख के पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अर्ध संधि है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता दें प्रत्यक्ष में क्या है, प्रतिधन अच्छ, प्रतिधन अच्छ, यह आपका क्या हो गया, यह र ल व के साथ अधूरा शब्द लगा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी जानते हैं जो त होता है आपके र में या में चला गया, यहाँ पे ती और अ मिलके यह बन गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है काशी नागरी पचौड़ी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो काशी नागरी पचौड़ी सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, 3 लोगों के द्वारा की गई थी। एक तो होगी आपके बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरे हो गए आपके पंडित राम नारायण मिश्र और तीसरे हो गए आपके शिव कुमार सिंह। इन तीनों के द्वारा आपकी काशी पचौड़ी नागरी सभा की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं आपके कौन, तुलसीदास, ठीक है। पर
उपदेश कुशल बहुतेरी। तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास आपके चित्रकूट के राजापुर से संबंधित हैं और इनकी जो जन्म थी दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं आपके चित्रकूट से संबंधित है। और जो तुलसीदास थे दोस्तों, इनके जो गुरु थे वह कौन थे? इनके गुरु थे नरहरि दास, ठीक है। और तुलसीदास ने किसकी रचना की है? रामचरितमानस की रचना की है। अभी आप सभी जानते हैं कि जो आपका तुलसीदास की मंदिर है, इनका जो मूर्ति है कहाँ स्थापित किया गया? आपके वाराणसी में मानस मंदिर आपके तुलसीदास को समर्पित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो आपके बिहारी थे, बिहारी वह किसके समकालीन थे? वह जयसिंह, राजा जयसिंह के समकालीन थे। वहीं अगर बात करें सूरदास की रचना की, सुरावली आपके साहित्य लहरी, सुरावली, ठीक है, ये सभी आपके सूरदास की रचना है। और कबीरदास की साखी शबद रामायणी, ठीक है, याद रखिएगा। और सूरदास के जो गुरु थे वह थे वल्लभाचार्य और कबीरदास के जो गुरु थे वह कौन थे दोस्तों? रामानंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खावे बौराय या पावे बौराय, ठीक है। रचनाकार कौन है? तो इसमें बिहारी लाल इसके रचनाकार हैं। बिहारी लाल आप सभी को जानते हैं, आप सभी की यह जयसिंह के दरबारी आपके दरबार में रहा करते थे, ठीक है, जयसिंह, राजा जयसिंह के। और अगर बात करिए कनक कनक में कौन सा आपका अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। वह कैसे हम पता करेंगे? तो यहाँ पे आपका कनक कनक एक शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जो एक कनक से हो जाएगा आपका धतूरा, दूसरे कनक से हो जाएगा आपका सोना, ठीक है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं यहाँ पे यमक अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है चित्रलेखा किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस, ठीक है। लहरों के राजहंस या मोहन राकेश की कृति है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है द्विवेदी योगिन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि शरणगुप्त, इनकी रचना भारत भारती, जय भारत और साकेत, यह सभी इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो अपूर्वा के लिए। आप सभी जानते हैं अग्रवाल और अपूर्वा याद कर सकते हैं ऐसे को रिलेट करके। केदारनाथ अग्रवाल की जो साहित्य अकादमी अपूर्वा, उसके लिए उन्हें दिया गया था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हिंदी भाषा के लिए प्रथम मूर्ति देवी जो पुरस्कार है वह किसे प्रदान किया गया था? वीरेंद्र कुमार चखलेचा, ठीक है। वीरेंद्र कुमार चखलेचा को आपके प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए इनकी एक उर्वशी, रश्मि रथी, हुंकार, सभी इन्हीं की आपकी रचना है। लेकिन जो उर्वशी है उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में। आप सभी जानते हैं जिसके द्वारा आपकी जो भी आपके रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित या साहित्य से सम्मानित है, उन सभी के रचनाकार को आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप सबके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हम जो करा रहे हैं, तो आप लोग इसे पूरा पढ़िएगा, लास्ट तक बने थे, उसके लिए थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।